तो एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टोरी हमारी हो गई थी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो यांजी है वो एक छोटे बच्चे की तरह भी रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि जो उसके अंदर ग्लैंड का ट्रांसफ़र हुआ है वो एक छोटे बच्चे का होता है 7 to 8 ईयर्स के अराउंड। तो इसी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट करता है। और लास्ट चैप्टर में उसने थोड़ी सा किक कर दिया होता है हमारे जिन को। और यहाँ पर ना वो जिन बैठा होता है एक वॉशरूम में, और यहाँ पर वो सोच रहा होता है उस सारी चीज़ों के बारे में। तभी वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है, सॉरी क्या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हार्डली किक किया था। तो वो जिन उससे बोलता है इट्स ओके, और वो उसे ना थोड़ा सा सूथिंग फेरोमोन रिलीज़ करता है और सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं ऐसा बेयर ही नहीं कर सकता। फिर वो उससे बोलता है, बेबी तुम थके हुए लग रहे हो, पहले तुम्हें नैप लेनी चाहिए। और यहाँ पर ना वो लार्ज अमाउंट कामिंग फेरोमोन्स की रिलीज़ करते हैं। हालांकि जिनके लिए भी अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जिनकी जो आँखें हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ही उसे यूज़ किया होता है अपनी आँखों की जो स्पेशल पावर है उसकी हमारे यंजन को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो उसके लिए फेरोमोन्स को रिलीज़ करता रहता है। और यहाँ पर ना हमारा जो यंजी है वो तो जैसे ही उसे लिटाया जाता है वो सो जाता है। उसे देख के वो थोड़ी सी स्माइल करता है और उसके साथ लेट जाता है, उसे थोड़ी सी उसकी हेड पे किस करता है। और यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही हम वो ना कुछ उसे मतलब कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है उसकी कंपनी में, इसी वजह से उसे जाना पड़ता है। और यहाँ पर हम कंपनी का सीन देखते हैं। सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि मिस्टर लू आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, आपने जो चीज़ की है वो कंपनी के फ़ायदे में नहीं है, वगैरह वगैरह। सभी लोग अपना अपना आर्ग्यू दे रहे होते हैं। और यहाँ पर ना तभी उसे फ़ोन आता है जो किसी और का नहीं अंजी का होता है। वो उससे बोलता है कि बेबी क्या हुआ है, और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम आफ्टरनून में वापस आ रहे हो। तभी यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि हाँ अभी मुझे ना कुछ काम करना है, मैं तुम्हें 5 मिनट तक कॉल करता हूँ। और यहाँ पर ना तभी वो उस जो उसका एम्प्लॉय है उसकी रिपोर्ट को पकड़ता है और यहाँ पर सभी के सामने बोलता है कि मुझे 3 मिनट दो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। और 1 घंटा चला जाता है उनकी मीटिंग में। तभी उसको कॉल आता है नानी का, और उसकी नानी जैसे ही मतलब नानी ना जो भी अंजी के लिए रखी हुई है उसकी हेल्प के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए उसका कॉल आता है। वो उठाता है और बोलता है कि आंटी क्या हुआ है। तो उसकी आंटी उसे बोलती है नानी कि जो अंजी है वो भाग गया है। ये बात सुन के वो डर जाता है और वो अपनी कार में बैठा होता है। वो सोचता है कि मैंने नेबरहुड में सभी जगह पर ढूंढ लिया लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं है, यंजन तुम कहाँ चले गए हो। और वो रोने लग जाता है, सोचता है कि प्लीज़ मत जाओ, मैंने बहुत ही ज़्यादा अपना बेस्ट से ट्राई किया है यहाँ तक आने के लिए, प्लीज़ अभी बस वापस आ जाओ, तुम्हें मुझे माफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम वापस आ जाते हो तुम्हें मुझे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे प्यार करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम बस यहाँ पर विलिंगली घर वापस आ जाओ। और फिर वो यहीं पर एक तरफ रुक जाता है और उससे बोलता है कि अंजन तुम तो A3 ग्लैंड के हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर वो रोने लग जाता है। तभी उसको थोड़ा सा फील होता है और सामने वो कुछ देखता है। सामने ना एक लूप ईयर वाला मतलब एक लड़का लेटा होता है। उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती लेकिन देखने में वो यंजी जैसा ही लगता है। अभी देखते हैं कि क्या वो यंजी है। हम देखते हैं जिनको जैसे ही वहाँ पर ना लगते हैं कि वो यंजी हो सकता है, वो कार से निकलता है और वो ना सड़क को क्रॉस करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ना एक गाड़ी आती है और वो ना गाड़ी से टकराते टकराते बचता है। तो वो ड्राइवर चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम क्रेज़ी हो, क्या तुम ज़िंदा नहीं रहना चाहते। लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जल्दी से जाता है और उससे बोलता है यंजन प्लीज़ मुझे डराओ मत। और उसे बोलता है बेबी प्लीज़ उठ जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सूथिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ कर देता है। यहाँ पर वो उसे बोलते तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। तभी यहाँ पर यंजन जो है वो उसके आगे एक फ्लावर को रखता है और उससे बोलते हैं कि कल ना मैंने तुम्हें किक किया था और वो हर्ट हो रहा था, क्या ये अपोलोजाइज़ इनफ है। तो वो उसे थैंक यू बोलता है। यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि क्या ये अभी भी हर्ट हो रहा है। तो वो उससे बोलता है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है।
और वो अपने ना जेब में उसे रख लेता है। तभी यंजन ना फूंक मारने लग जाता है और यहाँ पर ना वो अपोलोजाइज़ के तौर पे उससे बोलता है कि तुम मेरे ईयर्स को टच कर सकते हो लेकिन सैड मत हो। तो वो उससे बोलता है कि क्या सच में, और वो उसके ईयर को पकड़ लेता है तो क्योंकि एक रैबिट के ईयर्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वो उससे बोलता है कि तुम उसे टच कर सकते हो लेकिन स्क्वीज़ मत करो, और वो थोड़ा दूर उठा लेता है। फिर वो उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे ईयर्स को किस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़ी देर रुकता है यंजन और अपने ईयर को खुद ही उसके लिप्स तक ले जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है अभी किस होगा। तो उसकी बात सुन के वो हंसता है और उससे बोलता है चलो अभी घर चलते हैं। और यहाँ पर ना यंजी सोचता है कि कैसे तुम एक अल्फ़ा को अपने ईयर्स को किस करते हुए कैजुअली दे सकते हो, मतलब कैसे करने दे सकते हो। तो यहाँ पर ना जो होता है जिन वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। वो उससे बोलता है मुझे सेसमी पेस्ट बना के देना, और यहाँ पर कुछ डिशेस का नाम लेता है। तो जिन बोलता है वो तो हाउसकीपर भी बना सकती है ना, ये कितनी सिंपल डिश है और तुम चाहते हो कि मैं इसे बनाऊँ। तो वो हंसते हुए उसे बोलते हैं जो तुम बनाते हो ना उसमें ना डकडोल की स्मेल आती है। उसकी बात सुन के वो बोलता है कि क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा वो स्मेल अच्छी लगती है। तभी वो सड़क को क्रॉस करते हैं और वो घर आ जाते हैं। तभी जो नैनी है वो आती है और बोलती है अंजी ने इस ऑर्नामेंट को इस मॉर्निंग में ब्रेक कर दिया था, इसीलिए जब वो ना वहाँ पर भाग गया था। मुझे लगता है कि वो अपनी मिस्टेक को एडमिट करना चाहता था और वो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। तो जिन उससे बोलते हैं ठीक है मैं जानता हूँ, और यहाँ पर ना जानजी पीछे बैठा देख रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम अभी तक नींद नहीं आई। वो उससे बोलता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तभी वो उस ऑर्नामेंट को वहाँ पर ले जाके रख देता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये एक्सपेंसिव है, क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है। वो उससे बोलता है नहीं ये एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन केयरफुल रहना नेक्स्ट टाइम क्योंकि तुम्हारा हाथ कट सकता है। तो यहाँ पर यंजी सोचता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा क्योंकि जो एक्सपेंसिव पीस हैं उन्हें रिपेयर सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, बार बार करने से वो ख़राब हो सकता है। तभी वो एक पेपर लेते हैं, उससे ना वैसे ही कुछ एक शेप बना के उसे दे देता है और उससे बोलता है ये तुम्हारे लिए है। फिर वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी हमारा ना यंजी वहाँ बेड पे जाने लगता है। थोड़ी थोड़ी मतलब एक एक दिन के बाद ना उसकी जो समझदार है मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले वो ज़्यादा ही 7 to 6 ईयर के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन गुजर रहे हैं उसका जो मेंटली स्टेट है वो थोड़ी सी बड़ों वाली होती जा रही है। अभी इस स्टोरी में ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारा वो यंजी होता है वो वैसे बैठ जाता है और उसका पोस्चर कुछ ऐसा होता है और उसे देख के जिन कुछ भी नहीं कह पा। तो हम देखते हैं स्टोरी के इस पार्ट में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वहाँ पर यंजी ना कुछ अजीब तरह से बैठा होता है। तो ये देख के जिन उसे देखता है और वो बोलता है बेबी, और फिर वो खुद के थोड़ा सा कंट्रोल करता है, उससे बोलता है तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर वो उससे बोलता है हमारा यंजी के तो फिर मेरे साथ रहो, और वो उसे ओके बोलता है, उसके लिए फेरोमोन्स वगैरह को रिलीज़ करता है। तभी उसे डॉक्टर का मैसेज आता है कि मिस्टर लू, मैंने ना अभी चेक किया है, हमारे इक्विपमेंट्स ने शो किया है यंजी के जो ग्लैंड्स है ना वो मैच्योर्ड हो चुके हैं और वो अभी 16 की एज के आसपास है, मतलब वो 16 की एज के करीब है। तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी हो सकती है कि वो ना एक 16 ईयर के लू बियर्ड रैबिट की तरह हरकतें करे। तो प्लीज़ उसे प्रॉपरली डील करना। तो यहाँ पर ना जो अभी उसने ऐसे एक्ट किया था वो शायद वैसा ही था। और यहाँ पर ना जिन उसे देखता है और सोचता है कि अभी मैं इसे पैम्पर कैसे करूँ, अभी मैं उसे प्रॉपर हैंडल कैसे करूँ, मुझे इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं थोड़ा टाइम बीत जाता है, मतलब 4-5 दिन, और फ्राइडे इवनिंग का हम सीन देखते हैं। हमारा लू एक लड़की के साथ होता है जो कि उसकी बिज़नेस पार्टनर होती है, वो उसके साथ ग्रीटिंग वगैरह एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर ना वो लड़की ना हमारे जिनके हाथों के ऊपर जो उसकी रिंग होती है वो देख लेती है जब वो एक गाड़ी को खोलने जा रहा होता है। तो यहाँ पर वो पूछ लेती है कि मिस्टर लू क्या तुम मैरिड हो। तो दिन उससे बोलते हैं कि हाँ 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और सोचते हैं कि मैं आज वर्क के लिए जल्दी आ गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे और ज़्यादा यंजन के लिए सूप और ड्रिंक अभी जाके बनाना पड़ेगा उसे मनाने के लिए।
तभी यहाँ पर ना उसके इतने ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशन को देख के, जेंटल एक्सप्रेशन को देख के वो उससे बोलते हैं तुम्हारा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट पर्सन होगा जिसको तुम्हारे जैसा अल्फ़ा लाइक करता है। तो वो सोचता है कि वो सिंपली मेस्मराइजिंग कर देता है। तभी वो गाड़ी का डोर ओपन करता है, उसे बिठा देता है। वो लड़की ना बेसिकली एक ओमेगा होती है और यहाँ पर ना उसकी नज़र पड़ती है हमारे जिन की, वहाँ से एक गाड़ी आती है और वो एक रेड कलर की गाड़ी होती है। उसमें से हमारे यंजन निकलते हैं। उसके ना स्पेक्स लगी होती है, मतलब गॉगल्स लगी होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और कूल अंदाज से बाहर निकलता है। तो अभी उसकी थोड़ी सी ग्लैंड मैच्योर हो चुकी हैं, तो अभी वो ना टीन एज में चल रहा है। और अगर आपने थोड़े से पहले के सारे एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा, बीच बीच में थोड़ी सी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो यंजी है वो हमेशा से ही कूल था। वो हमेशा से ही ऐसे ही मिशंस पर जाया करता था और वो अपना जो अंदाज़ है वो कैरी किया करता था। तभी जिन उसे देखता है और बोलता है यानजान। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है तुमने इसे बाहर क्यों निकाला। तो यहाँ पर ना वो एरोगेंट वे में बोलता है कि मैंने सबसे गुड लुकिंग कार को पिक किया है तुम्हारे गैराज से। तुमने ही तो कहा था कि तुम जो चीज़ तुम्हारी है वो मेरी भी है। तो जिन अपने माथे पे हाथ रखता है, सोचता है कि फॉरगेट इट, मैं कैसे भूल गया। उसके फिंगरप्रिंट वगैरह सारी जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी सिस्टम पे लगी हुई हैं, तो वो गैरेज को ओपन कर सकता है, फ्रीली वहाँ से जा सकता है। फिर वो उससे बोलता है चलो गाड़ी में बैठ जाओ और वो खुद ड्राइविंग वाली सीट पे चला जाता है। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है चिल्ड्रन ऐसे रोड पे नहीं जा सकते हैं, ये डेंजरस हो सकता है। तो वो उससे बोलता है वो ओमेगा जिसे अभी अभी तुमने सेंड किया था वो क्या करती है, और वो उसकी टाई से उसे पकड़ लेता है। वो उससे बेसिकली ना पूछताछ कर रहा होता है, जैसे रिलेशनशिप में होता है ना, जब पार्टनर को लगता है दूसरे पार्टनर उस पर चीट करता है या फिर शक होता है तो वो ऐसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ना उसकी गॉगल उतार लेता है जिन और उससे बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते जा रहे हो, क्या मैंने तुमको ज़्यादा स्पॉइल कर दिए हैं। तो वो उससे बोलता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन थी। फ्यू डेज़ अगो मैंने उसकी वॉइस सुनी थी और जब मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुम लंच के लिए भी नहीं आए हो, क्या तुम इस टाइम के दौरान उसके साथ थे। और यहाँ पर वो गुस्से में और भी ज़्यादा उसकी टाई खींच लेता है। वो उसे यस में आंसर करता है और उससे बोलता है कि मैं पूरा वीक उसके साथ था। यहाँ पर ये सुन के वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और यहाँ पर उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो जिन उससे बोलता है बेबी मैं बिज़नेस के बारे में बात कर रहा था। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के ना वो उससे बोलता है ब्रदर। तो वो उससे बोलता है मैं तुम्हारे साथ जोक कर रहा था। तभी वो गुस्सा होकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर जिन उसे इस तरह से करते हुए देखता है और उससे बोलता है सॉरी मैं रॉन्ग था, मैंने तुम्हें ज़्यादा ही टीज़ कर दिया है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि इसे मेकअप करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही फ़नी प्लेस पर लेकर चलता हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और वो अपना गिफ्ट उसे दे देता है। तो वो उसे ले लेता है और बोलता है कि कौन सी जगह पर जा रहे हैं हम। तो वो उससे बोलता है कि क्या तुम जाना चाहते हो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हम घर जा सकते हैं डिनर के लिए। तो वो उससे बोलता है नहीं नहीं चलो चलते हैं। तो वो उससे बोलता है तुम डेफिनेटली इस जगह को लाइक करोगे, तुम अपनी सीट बेल्ट को जल्दी से बांध लो और चलो चलते हैं। यहाँ पर वो सोचता है कि 16 ईयर ओल्ड बॉय को चेयर अप करना भी एक आर्ट है। और लिटिल बनी अभी ये टाइम आ चुका है, अभी तुम एक कूल टीनेजर में ग्रो हो चुके हो, तो तुम्हें इस दुनिया को दिखाने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पर हमारा सीन कट